जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई जीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ EDU 201, यानी जो हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट है और जो हमारे स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए EDU 201 का प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, 2022-23 का, यानी जो 2023 में ये पेपर जनवरी में हुआ था, वो उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल है। आप देख सकते हो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जो 3 क्रेडिट का आपका होता है CBCS मोड में। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट लेकर चलेंगे आपको क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट हमेशा की तरह मेरे साथ, आपको पता ही है, पेन पेपर लेकर बैठिएगा। जो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ आपको पता है वो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो उनकी तैयारी के लिए रेडी रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है, यानी बेसिक एजुकेशन सिस्टम इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है? तो बेसिक एजुकेशन सिस्टम किसकी देन है? ये महात्मा गांधी की देन है। ठीक है, और ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम का जिसको ये आपने इन्होंने कहा, ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको बेसिक शिक्षा प्रणाली को दिया और शुरुआत 1946 में इन्होंने की। ठीक है, और इसके बारे में और इन्होंने बेसिक शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिक एजुकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया होती है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है? तो स्टूडेंट अगर गांधी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑप्शन भी देखते चलते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एजुकेशन प्रोसेस, ए कह रहा है मानसिक विकास की मेंटल, बी कह रहा है करेक्टर, सी कह रहा है ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट दो बातों पे हम ध्यान देंगे। पहले तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को उन्होंने बताया कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, बालक का सर्वांगीण विकास करती है, चौमुखी विकास करती है। लेकिन इन्होंने चरित्र, नैतिक विकास और चारित्रिक विकास पे भी जोर दिया है। तो अगर ये पूछता कि शिक्षा की एक विशेषता है तो नैतिक विकास रहेगा तो उसको हम लगा देंगे, चरित्र विकास रहेगा तो भी लगा देंगे। लेकिन जो शिक्षा का पर्पज बताया है, उद्देश्य है, तो उस बालक का सर्वांगीण विकास करने की है। ऑप्शन सी होगा राइट। और शिक्षा, इन्होंने माना है कि नैतिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना शिक्षा का एक लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, एक लक्ष्य, ये भी एक, सभी लक्ष्यों में ये भी एक लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। बाकी महात्मा गांधी ने चरित्र विकास पे जोर दिया, इसको आपको याद रखना है। नैतिक विकास, चरित्र विकास पे जोर दिया। अगला क्वेश्चन, वेदांत शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेदांत शब्द का अर्थ है। तो आपको बता दूं वेदांत शब्द का अर्थ है, यानी इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वेदांता। तो वेद और अंत दो शब्द से मिलकर बना है वेदांत। तो वेदांत पहले जो शुरू में वेदांत जो था वो उपनिषदों को, वेद का अंतिम, यानी वेद का अंतिम मतलब क्या है? वेद का अंतिम भाग, तो वो वेद का सार, वेद का जो सार है वही वेदांत है। और वेदांत पहले के दौर में उपनिषदों को कहा जाता था, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेद का अंतिम भाग हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मैं आपको और भी बातें बता रहा हूँ कि उपनिषदों को वेदांत बोला गया, वेद और अंत यानी वेदों का अंतिम भाग, और यहाँ अंतिम भाग से मतलब है उसका सार, उसका कंक्लूजन। और उसका कंक्लूजन माना जाता है वेदों का जो निचोड़ है वो हमारे उपनिषदों और पुराणों में डाला गया है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे है? तो कौन सा स्कूल है विच द रोल ऑफ टीचर इज बिहाइंड द कर्टेन? तो ये बात करता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति में ही बालक के सीखने की सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है और शिक्षक का रोल क्या है? बालक प्रकृति से सीख लेता है और वो स्कूल जाने, जो प्रकृतिवादी होते हैं वो बालक को स्कूल और जैसे संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद की देन है कि शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, एमिल कहते हैं, एमिल इज ऑल्सो नोन एज। तो एमिल क्या है? ठीक है, एमिल क्या है? यहाँ पे एमिल कहते हैं क्या, मतलब एमिल किसको कहते हैं? तो ये क्या है? एमिल जो है ये रूसो का एक वर्क है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षा का क्या, एक शोध ग्रंथ, यानी रिसर्च थेसिस ऑफ एजुकेशन। जो रूसो का ये क्या है, इन्होंने अपना मतलब पूरा ज्ञान का निचोड़ इसमें एमिल में डाला हुआ है, जिसमें पुरुषों और बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग तरह की शिक्षा प्रणाली की बात रूसो करते हैं। अगला क्वेश्चन, एमिल का कौन सा भाग स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है? एमिल का कौन सा भाग स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट? तो एमिल का पार्ट 5, विच चैप्टर ऑफ एमिल इज रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन? तो पार्ट 5 इज रिलेटेड टू, पार्ट 5 इज रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेग्मेटिकोस शब्द का अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेग्मेटिकोस। ठीक है, प्रेग्मेटिकोस की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो प्रेग्मेटिक्स वर्ड से बना हुआ है प्रेग्मेटिकोस, और माना जाता है कि प्रैग्मा शब्द से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मतलब क्या होता है, किया गया कार्य। प्रैग्मा वर्ड का मतलब होता है किया गया कार्य, और यहाँ प्रेग्मेटिकोस का अर्थ पूछ रहा है, तो कार्य, शिक्षण, अभ्यास, ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी यहाँ पे जो प्रेग्मेटिकोस है उसका मतलब वर्क, प्रैक्टिस और टीचिंग तीनों हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार यानी क्या होना चाहिए, बेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो ये कह रहा है एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, यानी क्रिया और अनुभव होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया प्रैग्मेटिक मतलब होता ही है क्रिया किया गया कार्य, तो क्रिया और अनुभव होता ही है। बी सुनना, लिसनिंग, तो दोनों। तो ये प्रयोजनवाद में क्या है, क्रिया और अनुभव और लिसनिंग दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब प्रयोजनवाद को ही स्टूडेंट, प्रयोजनवाद को ही और भी नाम है, जैसे प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, इसको व्यवहारवाद, अनुभववाद, प्रयोगवाद और फलवाद, ये भी सारा लिखा रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि यह प्रयोजनवाद की ही बात हो रही है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि बालक के लिए शिक्षा है, ना कि शिक्षा के लिए बालक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी का पक्षधर है, यानी हु वॉज इन फेवर ऑफ नेचुरलिज्म फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी नेचुरलिज्म फील्ड का, प्रकृतिवाद का समर्थक किसने किया है, तो इसका सबसे बड़ा समर्थक कौन रहा है, रूसो रहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा कि कौन समर्थक रहा है, रूसो रहा है। ठीक है, और ये माना जाता है प्रकृतिवाद का प्रतिपादक, यानी जो फाउंडर है वो कौन है, रूसो ही है। प्रकृतिवाद के प्रतिपादक भी रूसो हैं, और इसके समर्थक जानते हैं, प्रकृतिवाद के समर्थक रूसो को छोड़ के नील महोदय और रविन्द्रनाथ टैगोर भी माने जाते हैं। ठीक है, भारत से रविन्द्रनाथ टैगोर और नील महोदय को भी माना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ प्रकृतिवाद जो है ना, औपचारिक शिक्षा के, ये जो होता है, ये औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जैसे स्कूल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को ये महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता। ये मानता है कि बालक की सभी सीखने की चीजें प्रकृति में ही विद्वान है, और प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, और संसार की भौतिक वस्तुएं जो प्रकृति ने बनाई है, उसी से बालक अपने जीवन की सभी जरूरी चीजें सीख लेता है। अगला क्वेश्चन, किसने बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया में केंद्र में रखने का समर्थन किया, तो कह रहा है हु सपोर्टेड दैट चाइल्ड शुड बी सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशनल प्रोसेस में बच्चों को केंद्र में कौन रखता है, तो प्रकृतिवाद ही बच्चों को केंद्र में रखता है। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि बच्चों को पूछा है केंद्र में रखने की बात, तो ये आपका मैंने बताया ही कि प्रयोजनवाद करता है। ठीक है, प्रयोजनवाद ही कहता है कि जो है प्रयोजनवाद को, जिसको व्यवहारवाद भी हम कहते हैं, तो कई बार, और व्यवहारवाद, और ये यही कहता है कि बालक के लिए शिक्षा है, ना कि शिक्षा के लिए बालक है, तो बालक को ही सेंटर में रख के कहता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म के साथ आप जाएंगे, यानी ये बालक को ही सेंटर में रखता है, यानी जो भी ये शिक्षा कहता, मतलब बालक के लिए शिक्षा बनी है, और शिक्षा के लिए बालक नहीं बना है, यानी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो बालक तक खुद आनी चाहिए। ये व्यवहारवाद, यानी जिसको प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, अनुभववाद या प्रयोगवाद का यही मानना है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया, तो किसने निषेधात्मक शिक्षा, तो जो नेगेटिव जो एजुकेशन है, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रूसो। ये किसका सिद्धांत है, निगेटिव एजुकेशन का सिद्धांत रूसो का है। ठीक है, इसको स्टूडेंट सारे ऑप्शन और चीजों से मिलते जुलते चीजों को भी आपको जाके पढ़ लेना है अच्छे से। किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का पूरक है, अब देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू हुम फिलॉसफी इज कम्प्लीमेंट्री ऑफ एजुकेशन, यानी फिलॉसफी एजुकेशन का कम्प्लीमेंट्री है। ये बात को कौन कहता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर है, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, कई जगह बुक्स में भी आप थोड़ा सा जो आप क्वेश्चन बैंक या चीज़ें या वीडियोस देख के जाते हैं, तो अपने आंसर को जरूर वेरीफाई कर लिया करिए। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा था कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ठीक है, यानी अच्छी शिक्षा का संचालन अच्छा दर्शन ही कर सकता है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। और एक दूसरे को क्या माना है, पूरक माना है, शिक्षा को और दर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो किसने शिक्षा और दर्शन को एक ही सिक्के के दो पहलू माना है, कि होता है ना सिक्के में हेड टेल,
तो ये रॉस ने ही माना है कि शिक्षा और एजुकेशन क्या एक सिक्के के दो पहलू, यानी दोनों एक दूसरे के ही भाग हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो भाग हैं बस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह किसने कहा शिक्षा दर्शन का गयात्मक यानी डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। एजुकेशन इज डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी, यानी शिक्षा दर्शन का गयात्मक पक्ष है। ये किसने कहा? तो स्टूडेंट ये कहा जॉन एडम्स ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया जॉन एडम्स ने। ओके, हॉब्स, स्पेंसर, एडम्स, इन सब राइटरों का नाम नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और इनकी शिक्षा पद्धति आपको चारों व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद और ठीक है, ये सारी चीजों को देख के आपको अच्छे से जाना, आदर्शवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद, इन सबको आपको अच्छे से देख के जाना। इनके अंदर अंदर कौन कौन से विचारक, कौन किससे संबंधित है, किसने शिक्षा को लेके क्या कहा है, क्योंकि कई बार परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, एम ऑफ एजुकेशन इज, तो अच्छे लक्षणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुड ट्रेड्स, बिल्डिंग आइडियल सोसाइटी, आदर्श सोसाइटी का निर्माण, सही है, सेल्वेशन, मोक्ष। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आदर्शवाद वो उन सब चीजों को मानता है जो समाज के जीने के लिए होनी चाहिए। क्या क्या समाज में अच्छी चीजें होनी चाहिए, उन सबका आदर्शवाद समर्थन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। स्टूडेंट साथ ही साथ आपको कहूंगा कि एजुकेशन का आप ये पेपर दे रहे हो, साथ ही साथ मैं स्टूडेंट कहूंगा कि आप जाके अगर आपने मतलब अपने प्रीवियस ईयर यानी खास करके फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी आप एजुकेशन के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में, क्योंकि जो ये है ना, ये आपस में सब जुड़ा हुआ है। तो कभी इसके क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिल जाएंगे, सेकंड में मिल जाएंगे, थर्ड में मिल जाएंगे। तो आप इन सब के वीडियोस भी समय रहा तो चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे मल्टीपल तैयार हो जाएंगे और एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि मैं पेपर आपके के लिए कराता रहता हूं, तो मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन जो सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सीधे आपसे पूछे गए हैं, तो उनको भी आप देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन कह रहा है, तो कह रहा है वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और उपरोक्त सभी। तो डिस्कशन, लेक्चर, टेक्स्ट मेथड, ये सभी की बात करता है। तो आदर्शवाद ये सारे शिक्षण विधियों की बात कर रहा है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? ठीक है, तो ये बात किसका है? ठीक है, तो अगर स्टूडेंट बात करें कि प्रकृतिवाद जो है ना, वो प्राकृतिक वस्तुओं को ही वास्तविक मानता है, तो यहाँ प्रकृतिवाद हो जाएगा, ठीक है। कई जैसे और वास्तविकतावाद या यथार्थवाद भी भौतिक संसार में यकीन करने को करता है, लेकिन प्रकृतिवाद में जो शिक्षा नेचर और उसको अच्छा पता है, और यथार्थवाद से थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको आप रियलिज्म या वास्तविकतावाद कहते हो। ये भी समाज स्टूडेंट नेचुरल थिंग को एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये दुखों को भी एक्सेप्ट करता है, कड़वाहट को भी एक्सेप्ट करता है, समाज में जो बुराइयां हैं, जो चीजें जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट कर लेता है। और प्रकृतिवाद है, वो कहता है कि बालक के सब चीजों का जो हल है या समस्याएं हैं या जो सीखने की चीज है, वो प्रकृति में निहित है। तो यहाँ पे वो जो प्राकृतिक वस्तुओं को वास्तविक प्रकृतिवाद मानता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा उसी से सीखता है। अगला क्वेश्चन, दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यानी दर्शन जो है, फिलॉसफी इज क्रिटिकल आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। अंतिम प्रश्नों का क्रिटिकल आंसर है, आलोचनात्मक आंसर है। ये किसने थॉट दिया है? तो ये थॉट दिया है बर्ट्रैंड रसल ने। स्टूडेंट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यानी जो अल्टीमेट क्वेश्चन होते हैं उसका एक क्रिटिकल आंसर है। ये स्टेटमेंट दिया है बर्ट्रैंड रसल ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? जरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बड़ा डाउट था, इसलिए डाउट अभी आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को जरा हिंदी में पढ़िए, और अंग्रेजी वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं वो जिनको समझ में थोड़ा बताती है। इसमें देखिए कह रहा है हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी ये कह रहा है कि शिक्षा दर्शन का कितने ब्रांच है, और यहाँ पे बस दर्शन कह रहा है। तो दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट विरोधाभास है, ठीक है, और कई बार अंग्रेजी वाले वर्जन को सही माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कई जगह गलतियां त्रुटियां रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन शिक्षा दर्शन की बात कर रहा है और दर्शन की शाखाओं की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम दर्शन की शाखाएं की बात करेंगे तो 4 प्रमुख शाखाएं हैं, और इसमें से तब उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और जो आपका है तर्कशास्त्र।
तो ये 4 दर्शन की शाखाएं जो प्रमुख है, तो इसमें 4 तो नहीं है। अगर दर्शन के हिसाब से लगाएंगे तो डी के साथ चले जाएंगे। अगर अगर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे तब इसमें 5 शाखाएं होती हैं, अस्तित्ववाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और आधुनिकतावाद और नारीवाद। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो 5 के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दर्शन की शाखाओं के साथ करेंगे तो हम अंग्रेजी वर्जन को मान के इसमें आप शिक्षा दर्शन कर लीजिएगा। और शिक्षा दर्शन की 5 शाखाएं जो है अस्तित्ववाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवाद, ये 5 शाखाएं हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा त्रुटि रह गई है, उसको आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया दर्शन की भी कितनी प्रमुख शाखाएं, 4 हैं, ठीक है, जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्कशास्त्र। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है, यानी अकॉर्डिंग टू हुम फिलॉसफी इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी इज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन यानी दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है, ये किसने स्टेटमेंट दिया, तो ये दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी ने ही कहा था कि दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रयोगवाद विश्वास करता है, प्रयोगवाद किसमें विश्वास करता है, तो जो प्रयोगवाद होता है वो किसमें विश्वास करता है, वो वर्तमान में विश्वास करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वो वर्तमान में विज्ञान पे, ठीक है, व्यवहार पे जो चीजें तुरंत के लिए जरूरी है उसमें वर्तमान में विश्वास करता है। कि ये नहीं कि पहले क्या जरूरत शिक्षा प्रणाली थी वही आज चलेगी, वो कहता है आज बच्चे की क्या जरूरत है उसके हिसाब से शिक्षा प्रणाली हो, उसके हिसाब से उपकरण हो, उसके हिसाब से व्यवस्था हो, ठीक है। तो वर्तमान में विश्वास करता है, प्रेगमेटिज्म स्कूल। अगला क्वेश्चन, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है फिलॉस एंड सोफिया से, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, और फिलॉस और सोफिया, ठीक है। और फिलॉस मतलब होता है लव, और सोफिया मतलब होता है नॉलेज। तो फिलॉसफी मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, यानी ज्ञान के लिए प्रेम, ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रति अनुराग, ओके। तो ये फिलॉसफी शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, एंड लव फॉर नॉलेज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलॉस का अर्थ। अब फिलॉसफी में फिलॉस का अर्थ क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया। फिलॉस मतलब होता है लव, फिलॉस मतलब क्या होता है, लव। तो द मीनिंग ऑफ फिलॉस इज लव, ऑप्शन ए बी हो जाएगा राइट। और सोफिया का मतलब हो जाएगा एजुकेशन, ओके। चलिए वो भी नोट करिएगा। शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है, शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन स्टडी अबाउट, तो किसका अध्ययन है, तो शिक्षा दर्शन जो अध्ययन है, कह रहा है सोसाइटी, इंडिविजुअल, समाज का, व्यक्ति का, प्रॉब्लम ऑफ शिक्षा की समस्याओं का, तो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही कि उपयुक्त सभी समस्याओं का अध्ययन क्या करता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है शिक्षा दर्शन समाज का, व्यक्ति का, शिक्षा की समस्याओं सबका जो क्या करता है, अध्ययन करता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा दर्शन का क्या कार्य है, तो शिक्षा दर्शन का कार्य क्या है, दर्शनों के सिद्धांतों का प्रयोग, मूल्यों का पालन, चरित्र निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा दर्शन का क्या जो है वो क्या करता है, चरित्रों का निर्माण, ठीक है। अगर रहता उपयुक्त सभी ना तो हम इसके साथ चले जाते, लेकिन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ज्यादा सटीक हो जाएगा हमारा ऑप्शन कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी चरित्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन, दर्शन के संप्रदाय हैं, दर्शन के संप्रदाय क्या है, यानी जो उसके क्या कहते हैं स्कूल्स, दर्शन के कितने स्कूल हैं, तो स्कूल्स ऑफ दर्शन क्या है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, ये चारों हैं। तो नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म और रियलिज्म, इसके वजह से ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ये चारों जो है दर्शन के क्या है, स्कूल है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजन और यथार्थवाद, ठीक है, नोट करते चलेगा। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है, तो जो अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म शिक्षा का आधार क्या है, मन या आत्मा, फिर कह रहा है माइंड और स्पिरिट, फिर कह रहा है मटेरियल और भौतिक संसार, तो भौतिक प्रकृति को तो रखा ही जाता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। फिर ह्यूमन नेचर, मानव प्रवृत्ति, फिर आप तो इसमें से क्या हो जाएगा, मन या आत्मा को नहीं रखा जाता है, भौतिक संसार को और मानव प्रवृत्ति यानी ह्यूमन नेचर को रखा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए, प्रकृतिवाद को इससे पहले किया है, अब आदर्शवाद की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो आदर्शवाद के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, तो इसका क्या होना चाहिए, मन या आत्मा, मानसिक
आदर्शवाद किसमें, आदर्श चीजों में बिलीव करता है, ठीक है। तो मानसिक अनुशासन मूल्यों में तो करता ही है, करेक्टर, तो ये मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन, मूल्य सब सही हो जाएगा, और आदर्शवाद इन सब पे बिलीव करता है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा कि आइडियलिज्म जो है माइंड, स्पिरिट, मेंटल डिसिप्लिन सब में यकीन करता है। अगला क्वेश्चन है सोफिया शब्द का अर्थ है। अब ये क्वेश्चन पूछा सोफिया के लिए, मैंने बताया सोफिया मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। सोफिया शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान, विजडम, ठीक है, नॉलेज, विजडम, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यथार्थवाद किसमें विश्वास करता है, ये तो यथार्थवाद जो है रियलिज्म, ठीक है, ये किसमें बिलीव करता है, तो ये वास्तविक चीजों में बिलीव करता है, विज्ञान में बिलीव करता है, वैल्यूज में नहीं, तो ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा कि ये विज्ञान में और वास्तविकता यानी यथार्थ में विश्वास करता है, रियल फॉर्म में, ठीक है। तो रियलिज्म जो है वो साइंस में और रियल फॉर्म में यकीन करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक वह है जो विज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। तो दार्शनिक जो कह रहा है कि अ फिलोसफर इज अ लवर नॉट ऑफ अ पार्ट ऑफ विजडम, बस ज्ञान के, न्याय के एक पार्ट का नहीं बल्कि पूरे का वो जो है संपूर्णता का प्रेमी है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये सोक्रेटिस का ये स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट। उसने ही कहा था कि ज्ञान के एक अंश का जो मतलब वो दार्शनिक जो कहा था कि ज्ञान के एक अंश नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो, ठीक है। और फिलोसफर जो दार्शनिक वह है जो संपूर्णता का प्रेमी हो, ये सुकरात का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन, दर्शन क्या है, तो दर्शन क्या है, सत्य की खोज यानी सर्च ऑफ ट्रूथ, आर्ट ऑफ थिंकिंग, अनुभव की, अब देखिए यहाँ लिखा है समय, जबकि इसको हिंदी अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव की समझ होनी चाहिए, और यहाँ पे समय के जगह पे इसको आप समझ कर लीजिए, ये समय नहीं, ये समझ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है। फिर यानी सत्य की खोज भी है, विचारों की कला भी है, आर्ट ऑफ थिंकिंग विचार करने की कला, और अनुभव की समझ, तो उपरोक्त सभी। किसने कहा कि दर्शन अनुभवों की समझ है, अब ये देखिए किसने कहा अनुभवों की समझ, ये किसने कहा था, तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट दिया था कि फिलॉसफी फिलॉसफी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये स्टेटमेंट दिया है ऑप्शन डी, जॉन डीवी ने। किसने, जॉन डीवी ने, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्व अनुभव तथा स्व अध्ययन को किसने महत्व दिया, यानी सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एक्सपीरियंस को किसने महत्व दिया। तो सेल्फ लर्निंग किसमें करता है बालक, प्रकृतिवाद में, प्रकृति के में ही सीखता है, ठीक है। तो ये प्रकृतिवाद में सेल्फ लर्निंग एंड स्व अनुभव और स्व अध्ययन प्रकृतिवाद में संभव होता है। अगला क्वेश्चन, किसने यह वकालत की कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए, कि किसने एडवोकेटेड चाइल्ड शुड लर्न अकॉर्डिंग टू हिज हर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड पेस, तो ये किसका है, अपने प्रयोजनवाद का, ठीक है। इसने ही वकालत की थी कि बच्चों को अपनी क्षमता, गति के साथ अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, जो प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है, तो अमेरिकी दर्शन वो क्या है, प्रयोजनवाद को ही हम क्या कहते हैं, इसी को अमेरिकन फिलॉसफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ चले हम स्टूडेंट साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड के बीच शेयर कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि स्टूडेंट आपके छोटे छोटे इस काम से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं, जिसको एक वीडियो को करने में 3 से 4 घंटे अच्छे से लग जाते हैं, ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं, तो हम इतना आपके लिए करते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़कर जो भी क्वेश्चन पूछना है एग्जाम से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड, वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, या कमेंट कर सकते हो कोई दिक्कत हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी है, जब ये क्वेश्चन है तो ये तो काफी आपको पता होगा कि ये दिया हुआ है जॉन डीवी का, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि से जॉन डीवी जुड़े हुए हैं, किलपैट्रिक भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दिया किसने, जॉन डीवी ने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका थे, तो रूसो ने किसको बताया, तो सोफी और एमिल, किसको, काल्पनिक बालक और बालिका क्या है उनके, सोफी और एमिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है, तो करके सीखना, प्रयत्न, और देखिए यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग तो है, ट्रेट्स एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, तो प्रयत्न और मूल लिखा है, जबकि इसको देखिए यहाँ पे फिर गलत छपा है, ये प्रयत्न और भूल होना चाहिए, यहाँ पे भूल कर लीजिएगा, ठीक है, मूल नहीं है, तो प्रयत्न और मूल द्वारा सीखना या प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना सही हो जाएगा, करके सीखना, प्रयत्न और भूल द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, कि प्रैग्मेटिज्म को बहुत अच्छे से देख के जाएगा, देख रहे हैं 7-8 क्वेश्चन इससे थे,
और बाकी प्रकृतिवाद, जॉन डीवी, रूसो, इनको देख के आपको जाना है अच्छे से, अगर नंबर अच्छा लेना है तो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव सही प्रयोजनवाद के अनुसार। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, किसने कहा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है, यानी व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम्स कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के हिसाब से उपयोगिता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, दोनों सही है, लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, तो सब सही हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट आपके लिए 40 क्वेश्चन को कवर करते हैं किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आशा स्टूडेंट आप इसको अपने फ्रेंड से भी शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। सोशलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन 1 इस पेपर का टाइटल है और पेपर का कोड EDU 201 है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बने रहेगा अंत तक, मैं जो छोटी छोटी बातें बताऊंगा उसको नोट भी करते चलेगा और अंत तक बने रहेगा ताकि हम पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर पाएं और देखें उनका राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका शेयर सपोर्ट तो बनता ही है। तो इसको करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा ताकि हम आपके लिए और सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल लेक्चर लेके आते रहें। स्टूडेंट्स आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो ये कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से हमसे जुड़ जाएगा, जिसमें आपको DDU से रिलेटेड सारी अपडेट्स वहां आपको मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दर्शन शब्द की उत्पत्ति, जो वर्ड है दर्शन, वो संस्कृत के किस धातु से यानी किस रूट वर्ड से बना है। तो स्टूडेंट्स संस्कृत के रूट वर्ड यानी जो उसका धातु है दृश्य धातु से बना हुआ है दर्शन शब्द। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है। दूसरा प्रश्न कह रहा है दर्शन की यह परिभाषा किसमें दी गई। दर्शनेन दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम ये परिभाषा दर्शन की उपनिषद में दी गई है। किसमें दी गई है, उपनिषदों में दी गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ठीक है। यानी फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। पदार्थों के सनातन यानी यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ये कथन किसका है स्टूडेंट, तो ये कथन प्लेटो का है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आप कह रहा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कह रहा है दर्शन की विषय वस्तु में कौन सा विषय नहीं आता, यानी कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इसके अंतर नहीं आता है। क्या सब्जेक्ट मैटर जो है फिलॉसफी यानी दर्शन के अंतर नहीं आता है। तो पहला कह रहा है सत्य मीमांसा, दूसरा कह रहा है तत्व मीमांसा, थर्ड कह रहा है ज्ञान मीमांसा और चौथा कह रहा है मूल्य मीमांसा। तो कौन सा विषय वस्तु दर्शन के मतलब कौन सा चीज जो विषय दिया गया है या दर्शन की विषय वस्तु नहीं है, यही पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा होता है, लेकिन सत्य मीमांसा जो है ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है फिलॉसफी का, ये फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, अगला पांचवा क्वेश्चन कर रहा है किस समस्या का अध्ययन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नहीं किया जाता है, यानी इपिस्टेमोलॉजी। कई तो ज्ञान मीमांसा को इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं और किसका स्टडी नहीं किया जाता इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। तो ज्ञान की सीमाएं क्या है ये तो आएगा, ज्ञान मीमांसा में ये आता है। जगत का स्वरूप क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है। तो स्टूडेंट अभी जो जो हमको लग रहा है ये होगा तो ये हम बता देते हैं, तो ये इसमें आता है। ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, ये सारा जो है एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्या नहीं आता है स्टूडेंट, तो ऑप्शन जो बी है जगत का स्वरूप क्या है, ये आपका एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत यानी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान के स्रोत क्या है और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, ये सब आता है ज्ञान मीमांसा में। अगला क्वेश्चन दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू यानी फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, ये डिफिनेशन किसने दी है। तो स्टूडेंट ये डिफिनेशन है रॉस द्वारा, ठीक है, ये डिफिनेशन रॉस ने दी है, ठीक है। तो ऑप्शन इसको आप एग्जैक्टली याद रखेंगे, पिछले बार के बार भी आया था, तो ये रॉस का डिफिनेशन है। स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे पहले साल के पेपर्स का
जो इससे पहले भी हो चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर, उसको लेकर और इस सब पेपर को लेकर एक महा मैराथन बना दूं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि बस कमेंट में करिएगा सर आई वांट वी वांट महा मैराथन, तो मैं आपको दोनों पेपर को क्लब करके एक महा मैराथन वीडियो, एक मास्टर वीडियो एग्जाम से पहले दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति शास्त्र किस मीमांसा का एक भाग है? नीति शास्त्र जो है वो किस मीमांसा का एक भाग है? तो स्टूडेंट नीति शास्त्र जो है, जो नैतिक शास्त्र ज्ञान पे वो होता है, ये मूल्य मीमांसा, नीति शास्त्र किस मीमांसा का है? तो मूल्य मीमांसा, ठीक है, एक्सियोलॉजी, ठीक है। ये जो नीति शास्त्र होता है नैतिक ज्ञान पे आधारित होता है, और ये मूल्य मीमांसा में ही नैतिक मूल्य आते हैं। तो नैतिक ज्ञान पे ही नीति शास्त्र लिखा गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो किसने कहा? फिलॉसफी द साइंस ऑफ साइंस, यानी दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, और ये स्टेटमेंट दिया अरिस्टोटल ने, अरस्तु जो किसका? प्लेटो का स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसका हो जाएगा स्टूडेंट? अरिस्टोटल का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ कौन है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो वेदांत दर्शन के स्टूडेंट तीन प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं, पहला उपनिषद, दूसरा ब्रह्म सूत्र और तीसरा भगवत गीता। तीन, तो वेदांत इसमें भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र दो का नाम दे दिया है, लेकिन जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो उपनिषद है। तो इसमें से कोई नहीं हमारा ऑप्शन, हम जाएंगे। अगर इसमें तीनों का नाम दे दे और लिखा रहा उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपर्युक्त सभी, तो हम उपर्युक्त सभी के साथ चले जाएंगे। लेकिन जब एक को हमको सेलेक्ट करना है, तो एक जो है वो इसमें क्या है? उपनिषद ही है, बस वो क्या है? उपनिषद। और तीन प्रमुख क्या है? उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता, तीनों है। ये नोट कर लीजिएगा वेदांत दर्शन के अंतर्गत। स्टूडेंट जो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ वो आप खुद भी बताते हो कि सर इस तरह के पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो मैं बताता हूँ उसको नोट करते चलिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारा कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स बढ़ाइएगा कि हम आपके लिए और सारे वीडियो और टाइमली ला पाए। हम एग्जाम टाइम में लेके आते हैं, हम और पहले लेके आ पाए आपके लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट जो 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि शाश्वत मूल्यों का स्थान किस दर्शन में आता है? स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, शाश्वत मूल्यों की बात किया, जो इटर्नल वैल्यूज होते हैं वो किस में आते हैं, किस फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं? तो स्टूडेंट इसमें आप मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये सारे आइडियलिज्म यानी शाश्वत मूल्यों की बात आदर्शवाद में ही तो की जाती है। शाश्वत मूल्यों की बात आदर्शवाद में की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगर बस मूल्यों का रहता तो मानवतावाद चल जाता, लेकिन शाश्वत मूल्यों की जब बात होती है, जो इटर्नल ट्रूथ है या इटर्नल वैल्यूज है, तो वो उसके लिए आइडियलिज्म उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, यह आदर्शवाद में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान सर्वोच्च माना गया है एक तरह से, और ठीक है, और इसमें प्रश्न विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो आदर्शवाद में स्टूडेंट ये सारी विधियां आती हैं, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो डी वाला हमारा आंसर सही रहेगा, ठीक है। हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम में किस विषय को कम महत्व दिया है? तो हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम में किस विषय पे कम महत्व दिया है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इसमें पूछा है कम महत्व किस पे दिया है। तो स्टूडेंट इसके लिए पहले जानिए, सबसे ज्यादा महत्व वो फिजिकल साइंस पे देते हैं, भौतिक विज्ञान पे देते हैं, फिर गणित, इतिहास, भूगोल पे भी देते हैं, संगीत पे भी देते हैं, ठीक है। और काव्य और जो कविता है इस पे क्या है, वो सबसे कम ध्यान देने की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, जिसपे वो सबसे ज्यादा कम ध्यान देते हैं। और सबसे ज्यादा किस पे देते हैं? फिजिकल साइंस, जिसको आप भौतिक विज्ञान भी कहते हो। हर्बर्ट स्पेंसर इस पे ज्यादा बल देते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है, आदर्शवादी निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक है? तो आदर्शवादी वो जो होते हैं मुक्तिवादी अनुशासन। स्टूडेंट इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मुक्ति लिबरेशन की, ये अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन वो किसी को दबाव के, मार पीट के अनुशासन में रखने की बात नहीं करते हैं। वो आपको ऐसा अच्छा ज्ञान देते हैं जिससे आप अपने आप, मतलब आप फ्री भी रहते हो, और आपके अंदर से जो चीजें हैं आपको गलत करने से रोकती हैं कि ये काम नहीं करना है और ये गलतियां हैं, ये इससे अच्छा नहीं होगा, तो वो इस पे बल देते हैं। तो लिबरेशन डिसिप्लिन पे वो ज्यादा बल देते हैं, वो दमनकारी अनुशासन पे बल नहीं देते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार शिक्षा के कितने स्वरूप है? तो स्टूडेंट जो अद्वैतवाद की बात जब आ जाती है, तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सारी चीजें हैं। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक
आदि शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक यानी किसका सिद्धांत है? आदि शंकराचार्य जी का है। और इन्हें कितने तरह शिक्षा के 3 स्वरूप बताए हैं। अद्वैतवाद में शिक्षा के कितने स्वरूप बताए गए? 3। वो क्या क्या है नोट कर लिए। श्रवण यानी सुनने वाला, तो इस श्रवण मतलब शिक्षा को सुनना, सुन के शिक्षा प्राप्त करना। दूसरा मनन, शिक्षाओं पर चिंतन यानी मनन करना। तो पहला श्रवण, दूसरा मनन, और तीसरा निधि ध्यासन। निधि ध्यासन में आता है शिक्षा पर ध्यान लगाना, शिक्षा पर ध्यान देना। तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन जो है वो आप 3 अद्वैतवाद के शिक्षा के स्वरूप है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये आदि शंकराचार्य ने इसके प्रवर्तक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो चूंकि मैंने पहले ही बता दिया अद्वैतवाद, तो ये ज्ञान के सहारे मोक्ष प्राप्त करना ही इसका अल्टीमेट लक्ष्य है। तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं, अल्टीमेट लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। और किसके सहारे मोक्ष मिल सकता है? ईश्वर के सहारे। ये अद्वैतवाद का प्रमुख लक्ष्य है। और ये मानता है ईश्वर न तो एक है ना ही अनेक है। ठीक है, ये इस बात पे जोर देता है। श्रीमद् भगवत गीता किसने सुनाई? ये सोच, अगर स्टूडेंट आप थोड़ा सा भी एक धार्मिक बैकग्राउंड से होंगे तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। श्रीमद् भगवत गीता किसने सुनाई? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पे गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन उठा लिए गए, मैं अभी सारे क्लियर करूंगा कहाँ दे रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय? ये ऐसे क्वेश्चन है जो सबको आपको आना ही चाहिए स्टूडेंट्स। तो जब अध्याय की बात होती है तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। ठीक है, 18 चैप्टर्स हैं। और हर अध्याय को योग कहा गया है। जैसे पहले चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे चैप्टर का नाम है यानी दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्म योग, चौथे का नाम है ज्ञान योग, पांचवें का नाम है कर्म एवं ध्यान योग। ठीक है, तो इस तरह से सब चैप्टर का नाम है। तो हर चैप्टर को क्या कहा गया है? यानी हर पाठ को, हर अध्याय को योग कहा गया है। ठीक है, तो 18 योग है कुल, यानी 18 चैप्टर। श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो कुल 700 श्लोक हैं स्टूडेंट। कितने हैं? 700 श्लोक हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। गीता का दूसरा नाम क्या है? यानी श्रीमद् भगवत गीता, गीता का ही दूसरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, और ये श्रीमद् भागवत गीता किसका पार्ट है, किसका अंग है, कहां से लिया गया है? तो श्रीमद् भागवत कथा का ये पार्ट है, यानी अंग है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता, इसी को गीता, भगवत गीता, ज्ञान गीता और गीतोपनिषद भी कहा गया, यानी गीतों का उपनिषद, गीता का उपनिषद, गीता उपनिषद भी इसी को कहा गया है, जिसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे। कौन से थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने ही तो कौरव और पांडवों की शिक्षा दी, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेद व्यास जी की माता का क्या नाम था? वेद व्यास की जो माता थी स्टूडेंट, वेद व्यास जी के माता का नाम सत्यवती था। ठीक है, और इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था। ठीक है, ऋषि पराशर ऋषि इनके पिता थे, ये भी याद रखिएगा। वेद व्यास जी का असली नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास नाम बाद में पड़ा, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, ये भी आप याद रखिएगा। उनका असली नाम पूछता है क्या था, तो कृष्ण द्वैपायन था। श्री कृष्ण की सेना का नाम क्या था? तो नारायणी सेना। क्या थी श्री कृष्ण की सेना का नाम? नारायणी सेना था। ठीक है, ये भी यही सेना भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को दे दी थी उसकी तरफ से लड़ने के लिए, और स्वयं अर्जुन की तरफ से लड़ने को तैयार हुए थे। अगला क्वेश्चन, गीतोपदेश में श्री कृष्ण कहां पे दिया? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत पहले दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ये गीता का ज्ञान दिया था। और उस समय क्या तिथि थी, इस पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो उस समय मोक्षदा एकादशी थी। ठीक, जो एकादशी का व्रत होता है उसमें वो मोक्षदा एकादशी का दिन था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो प्रकृतिवादी अरस्तु, जॉन डीवी, रूसो और मॉन्टेसरी। तो प्रकृतिवादी में इसमें कौन आ जाएगा? जीन जैक रूसो इसमें आते हैं। और ये कहां से थे? जिनेवा से, ये जिनेवा से थे। जॉन डीवी किससे जुड़े हुए हैं? व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अरस्तु आइडियलिज्म से ये लोग जुड़े हुए हैं। और मॉन्टेसरी का तो जानते हैं, किंडरगार्टन, सॉरी मारिया मॉन्टेसरी का जो बाल उद्यान वाला पद्धति है, और फ्रोबेल का किंडरगार्टन है, ये तो आप जानते हैं।
प्रकृतिवाद का नारा क्या था? तो प्रकृतिवाद यानी जो नेचुरलिज्म का स्लोगन क्या था? घर को लौटो, प्रकृति को लौटो, समाज को लौटो। तो इसको तो आप भी करेंगे, प्रकृति की तरफ लौटो। इसी तरह से स्वामी दयानंद ने दिया था वेदों की तरफ लौटो का नारा। तो प्रकृतिवाद किस पे जोर देता है? प्रकृति की तरफ लौटो, यानी प्रकृति को अपना घर समझो, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, प्रकृति को काटो मत, प्रकृति का शोषण मत करो, अपने जरूरत के लिए ज्यादा ज्यादा पेड़, ज्यादा से ज्यादा कोयले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का खनन और उपयोग ना करो, ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण ना करो। यही प्रकृतिवादी इस पे जोर देते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता क्या है? तो इसमें केवल अध्यापक क्रियाशील रहते हैं, यानी बस सारा काम अध्यापक करेंगे। इसमें बालक की क्रियाशीलता पे बल दिया गया। बिल्कुल, ये तो ठीक है, ये तो एक है, देखते हैं। इसमें अभिभावक को महत्व दिया गया है, उपयुक्त बस कोई नहीं। तो हमारा बी वाला आंसर है। इसमें बालक को दिया गया कि बालक कितना क्रियाशील होगा, बालक जितना एक्टिव होगा वो उतना समझेगा और उतना वो प्रकृति का संरक्षण करेगा, प्रकृति का पूजन करेगा। पूजन मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिक्षा में प्रकृतिवाद की देन क्या है? अब प्रकृतिवाद से शिक्षा में क्या आया? तो ये बाल मनोविज्ञान के अध्ययन पे बल देता है या शिक्षक को अधिक महत्व देता है? उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किस पे? बाल मनोविज्ञान पे बल देता है। बाल मनोविज्ञान अध्ययन पे क्या कर देता है? ये बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। स्टूडेंट, आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और सारी चीजों को, वीडियोस को शेयर भी करते रहिएगा। निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारधारा का दार्शनिक है? तो आदर्शवादी विचारधारा का दार्शनिक, अब मैंने आदर्शवादी का पूछा तो रूसो, अभी इनको बता दिया वो किसके थे, हर्बर्ट जॉन डीवी। तो जॉन डीवी जानते हैं प्रोजेक्ट मेथड और प्रयोजना विधि से है, हर्बर्ट और प्लेटो। तो इसमें अगर आदर्शवादी पे बोले तो सुकरात, प्लेटो, ये लोग किसके विचारधारा रहे हैं? तो ये लोग प्लेटो के गुरु सुकरात, इनका अरिस्टोटल के गुरु प्लेटो। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें जो है। तो प्लेटो ही आदर्शवादी विचारधारा का दार्शनिक है। आदर्शवाद में किस प्रकार के अनुशासन पे बल दिया गया है? तो आदर्शवाद में स्व अनुशासन पे बल दिया गया है, मारपीट के सिखाने पे नहीं। मैंने बताया था ना, अनुशासन में रहना, लेकिन स्व अनुशासन यानी खुद को इतना ज्ञान हो जाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। स्व अनुशासन पे बल आदर्शवाद में दिया गया है। दंडात्मक, सुधारात्मक, इस पे बल नहीं दिया गया है। आदर्शवाद में किसको अधिक महत्व दिया गया है? ठीक है, तो आदर्शवाद में छात्र को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, टीचर का रोल है इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन ज्यादा बल किस पे दिया गया? स्टूडेंट पे दिया गया है। आदर्शवादी दर्शन में मुख्य रूप से किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था? तो लिखित, खेल द्वारा सीखना, मौखिक, क्रिया द्वारा सीखना। तो आदर्शवाद क्या कहता है? लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे कहता है कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करता है आदर्शवादी। आइडियलिज्म जो स्कूल है और फिलॉसफी जो है वो क्रिया द्वारा सीखने पे बल देता है। निम्न से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक है? तो प्रयोजनवाद का प्रवर्तक कौन है ये तो आप जानते ही हैं। सॉरी, प्रवर्तक नहीं है पूछा है। ठीक है, प्रयोजनवाद से विलियम जेम्स, जॉन डीवी और किलपैट्रिक जुड़े हैं, लेकिन सुकरात जो है ये आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अरिस्टोटल दे दिया है, वहां सुकरात दे दिया है। चलिए स्टूडेंट, तो दोनों को हम कह रहे हैं कि अब प्रवर्तक नहीं, ऑप्शन सी ही लगाना पड़ेगा। ओएमआर है तो चल जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ अरस्तु है, वहां सुकरात है। अब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं बड़े ध्यान से। तो अरस्तु और सुकरात दोनों ही प्रवर्तक नहीं है, तो जो भी हो ऑप्शन सी ही होगा। और कौन होंगे, इसीलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट कौन होंगे, तो प्रयोजनवाद से विलियम जेम्स, जॉन डीवी और किलपैट्रिक प्रयोजना विधि से ये लोग जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। सुकरात और अरिस्टोटल यानी अरस्तु, ये लोग आपके आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रयोजनवाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, यानी कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, यानी तो प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद के संबंध में क्या सही है? यह शाश्वत मूल्यों में विश्वास करता है, यह वाद बहुतत्ववादी है। तो देखिए उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट अगर ज्यादा सटीक की बात करें तो यह बहुत ज्यादा मल्टीपल लर्निंग पे जोर देता है, मल्टीपल मेथड ऑफ लर्निंग, यानी यह बहुत तत्ववादी है कि तरह तरह से सीखने पे बल देता है। शाश्वत मूल्यों पे विश्वास नहीं करता है, ये शाश्वत मूल्यों पे आदर्शवाद विश्वास करता है। पहले आप देख चुके हैं, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट होगा। ये मूल्यों पे विश्वास करता है लेकिन शाश्वत मूल्यों पे विश्वास नहीं करता है। बेसिक शिक्षा योजना, अब ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। बेसिक शिक्षा योजना को ही वर्धा शिक्षा योजना के नाम से आप जानते हैं, और ये इसमें बच्चों में आत्मनिर्भरता के बढ़ावा देने के लिए इसको दिया गया था। तो वर्धा शिक्षा या बेसिक एजुकेशन स्कीम
इसको बेसिक शिक्षा कहा जाता है। ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया 1937 में, आजादी से 10 साल पहले, ठीक है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब आया? वर्धा और बेसिक शिक्षा दोनों एक ही है, 1937 में दोनों आए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो स्टूडेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विद्यालय की स्थापना की, ये तो आप जानते होंगे, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता चलता हूं स्टूडेंट। तो इन्होंने किसका किया? ये क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और कब की थी? 4 फरवरी 1916 को, 4 फेब 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में किस जगह पर सर्वधर्म सम्मेलन को संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने, यानी एक इससे याद रखिएगा कि सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ स्टूडेंट? 1893 में हुआ है। अब मैं बता देता हूं कहां पे हुआ। अमेरिका के शिकागो में हुआ था, जिसमें उन्होंने लेडीज और जेंटलमैन कह के न कह के, इन्होंने क्या कह के संबोधित किया था? उन्होंने वहां के लोगों को भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया था, ठीक है। और ये 11 से 27 सितंबर 1893 में हुआ था, शिकागो अमेरिका में। ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? अब स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, ठीक है। तो नरेंद्र नाथ था। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप जान ही रहे। स्वामी विवेकानंद का बर्थ कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। कब बर्थ हुआ? 1863। और 30 साल की उम्र में ये कहां पहुंचे थे? वहां पे 1893 में जब ये दे रहे हैं तो 30 साल के लगभग है, ठीक है। तो 30 साल से ऊपर हो गया, मतलब 1863 में, तो 30 साल के आसपास की उम्र में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जाकर वो 62 सर्वधर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया। और वहां पे बहुत ही अपना प्रभावकारी भाषण दिया, जिसकी चर्चा दुनिया में आज तक होती है। इन्होंने पूरे विचारधारा और इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था वहां पे, ठीक है। सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक और स्टूडेंट, वो उनके पास पैसे नहीं थे और लोगों ने पैसा जोड़कर उनको वहां भेजा था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के कौन कौन से गुण बताए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के कौन गुण बताए? विषय ज्ञान, ये तो ठीक लग रहा है। धर्म ज्ञान, भविष्य ज्ञान पे बात नहीं की है, ये पॉइंट गलत हो जा रहा है, नहीं तो ये ऑप्शन सही रहता, तो ये गलत हो गया। लोभी स्वार्थी, ये तो वैसे भी गलत है, तो इस पे तो बात नहीं करेंगे। शास्त्र ज्ञान, निष्पक्षता और त्याग भाव, बिल्कुल। शास्त्र ज्ञान यानी जो अपना धर्म है उसका ज्ञान। निष्पक्षता मतलब किसी का भी जब जरूरत पड़े तो किसी का भी पक्ष नहीं लेना, निष्पक्ष होकर न्याय करना। और त्याग करना, जो अपने पास है वो लोगों को देना, क्यों भले ही उसमें आपकी मेहनत का चीज है, लेकिन गरीबों को धन का बांटना, उनके सुख दुख को बांटना, ये सब पे जोर देते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। इन्होंने 3 विशेषताएं यही बात की है। ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की है? तो स्टूडेंट, बदरायन व्यास जो है, बदरायन जी ने इसको रचा है। ब्रह्म सूत्र की रचना किसने की है? बदरायन जी ने की है, ठीक है। बदरायन व्यास या वेद व्यास को ही कई बार माना जाता है, लेकिन इनको अगर जब ब्रह्म सूत्र की बात आती है तो हम बदरायन व्यास ही कहते हैं, बदरायन व्यास का ही नाम आता है इसमें, ठीक है। और जब महाभारत की आती है तो वेद व्यास लिखा जाता है, लेकिन दोनों लगभग एक लोग ही माने जाते हैं, या हो सकता है वो अलग हो, इसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वेदांत की शाखा नहीं है? वेदांत की शाखा नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और राम विशिष्ट द्वैत, शिव विशिष्ट द्वैत। ये जो है शिव विशिष्ट द्वैत, ये द्वैत वेदांत दर्शन की शाखा नहीं है। बाकी जो अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और राम विशिष्ट द्वैत, ये जो है ये द्वैत इसकी वेदांत की शाखा है, ठीक है। और अद्वैत का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया है, आदि शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत रामानुजाचार्य जी ने दिया है, ठीक है। शैव विशिष्ट द्वैत नहीं, विशिष्ट द्वैत जो है ये शैव दर्शन के अंतर्गत है, लेकिन ये कोई वेदांत की शाखा नहीं है। अद्वैतवाद, देखिए वही क्वेश्चन, अद्वैतवाद का प्रवर्तन यानी प्रतिपादन किसने किया? तो ये आदि शंकराचार्य जी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, शंकराचार्य, ठीक है। तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने किया है, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों की स्थापना की? तो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। वो मठ कौन कौन से हैं अगर पूछ ले? श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ
और शारदा मठ। ये 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में की थी। दूर दूर है जो। किसने कहा, अब एक डिफिनेशन देके पूछा, ये किसने कहा। आदर्शवादी शिक्षा जो है, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। यानी आदर्शवादी शिक्षा दर्शन जो है, तो वो क्या करता है, मानसिक जगत का मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति है। ठीक है, तो ये किसका डिफिनेशन है, तो स्टूडेंट ये डिफिनेशन प्रोफेसर एच.एन. हॉर्न ने दिया है। प्रोफेसर एच.एन. हॉर्न ने, इन्होंने कहा था कि एन आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज एन अकाउंट ऑफ मैन फाइंडिंग हिमसेल्फ एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये प्रोफेसर एच.एन. हॉर्न ने ये डिफिनेशन दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये कर रहा है, निम्न में से क्या तत्व मीमांसा से संबंधित नहीं है। तो तत्व मीमांसा जो है ज्ञान की शाखा। ठीक है, तत्व मीमांसा संबंधित तो ज्ञान शाखा की बात करता है। ठीक है, ज्ञान शाखा। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या नहीं आता, कह रहा सत्य की खोज की जाती है। ठीक है, सही है। तत्व मूलतः मनुष्य जगत और ईश्वर से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, इसके अंतर्गत जीव और आत्मा के अस्तित्व से जुड़े। तो बिल्कुल तत्व में ये सारी बातें होती है, तब 1 2 3 सही हो गए। अब चौथा, इसके अंतर्गत नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नहीं, मूल्यों का अध्ययन मूल्य मीमांसा में किया जाता है। नीति शास्त्र का अध्ययन किसमें होता है, मूल्य मीमांसा में होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मूल्य मीमांसा नहीं है ये। ठीक है, मूल्यों का अध्ययन मूल्य में किया जाता है, तो ये इसमें नीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता, तो ये इसका अंग नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दर्शन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो कह रहा है, दर्शन मानव के चिंतन का चरमोत्कर्ष है, यानी पीक है। ठीक है, दर्शन ज्ञान की वो शाखा जो तार्किक विवेचना पे, ये भी ठीक है। कह रहा है, दर्शन मनुष्य को उच्चतम विकास का सोपान है। दर्शन निम्न मानसिक शक्तियों का कार्य, ये गलत है। निम्न नहीं है, उच्च मानसिक शक्तियों का कार्य है। दर्शन करने के लिए उच्च मानसिक शक्तियां चाहिए। आपकी मानसिक चेतना बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि आप दर्शन को अच्छे से समझ पाए। निम्न शक्तियों का नहीं है, तो ये वाला इसका जो है असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अद्वैतवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। अद्वैतवाद के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो स्टूडेंट पहला कार्य, छात्र को प्रकृति का ज्ञान कराना, छात्र का चारित्रिक विकास करना, छात्र को नैतिक विकास करना, छात्र को आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान कराना। ठीक है, तो ये वाला सही। अद्वैतवाद में मैंने बताया था ना कि शंकराचार्य जी का है, और ये क्या कहते हैं, ईश्वर को न एक और न ही अनेक मानते हैं। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट होगा कि टू मेक द स्टूडेंट नो अबाउट द यूनिटी ऑफ सोल एंड गॉड। ठीक है, सोल आत्मा और ईश्वर का क्या है, ब्रह्म और ईश्वर क्या है, इसका बोध कराना। अगला प्रश्न, कौन सा उद्देश्य आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। तो इसमें से कौन सा उद्देश्य आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक एजुकेशन का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो पहला कह रहा मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, यह ठीक है। फिर कह रहा मनुष्य को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, आदर्शवादी। फिर कह रहा पवित्र जीवन की प्राप्ति, इंद्रियों का विकास और प्रशिक्षण, बालक को किसी व्यवसाय की शिक्षा देना। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू का पहला दूसरा दोनों ठीक लग रहा है। नैतिक मजबूती, लेकिन आदर्शवाद क्या करता है, नैतिक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो जो है प्रिपरेशन मैन फॉर रियल लाइफ, नैतिक जीवन के। तो स्टूडेंट ये आपके लिए जो ऑप्शन ए और बी दोनों है ठीक ठाक है। तो वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना ही सही रहेगा। ठीक है, वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना, और पवित्र जीवन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन यहाँ इससे ज्यादा सटीक लग रहा है ए वाला, तो ए के साथ जाएंगे। इसमें आदर्शवाद में व्यक्ति को क्या बना, अच्छे और बुरे का भेद सिखा दिया जाता है कि बच्चे का मन ही बताता कि क्या काम आपको करना है और क्या काम गलत है। भले ही उसमें लाभ है, अगर वो गलत है, वो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, तो वो काम नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, दर्शन और शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दर्शन में शिक्षा और दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या कर रहा है, शिक्षा दर्शन को व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है, शिक्षा आध्यात्मिक आदर्श सत्यम शिवम
सुंदरम को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये भी सही है। शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक विचार एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के हस्तांतरित होते हैं। बिल्कुल, ऋषियों का ज्ञान आज तक हमको प्राप्त हो सकता है अगर हम अच्छे से अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन, शिक्षा व्यक्ति को विवेकहीन बनाती है। ये तो कोई भी स्टूडेंट पकड़ लेगा कि ऑप्शन डी इसमें गलत दिया हुआ है, तो क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 49वां प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट क्या पूछा है। कौन सा सिद्धांत आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो इसको स्टूडेंट इसमें कह रहा है पहला कि भौतिक से अधिक आध्यात्मिक जगत का महत्व। ये तो ठीक है, आदर्शवाद का ये मूल सिद्धांत है कि भौतिक जगत से अधिक आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया जाता है। फिर आध्यात्मिक जगत से अधिक भौतिक जगत को महत्व, तो ये तो गलत लग रहा है। अभी तीसरा भी देख लेते हैं, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण मानना, ये भी ठीक है। वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्व, ये भी सही है। तो बी वाला जो है ये इसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत से अधिक भौतिक जगत को महत्व आदर्शवाद नहीं देता है। आदर्शवाद कहता है ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये गलत है, चाहे कुछ भी हो। अंतिम प्रश्न जो पूछ रहा है स्टूडेंट वो क्या कर रहा है, श्री कृष्ण ने किस तिथि पर गीता का उपदेश दिया? ये मैंने पहले ही बता दिया था। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को उपदेश दिया था। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी माय डियर यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक। कोई भी डाउट होगा तो स्टूडेंट आप कमेंट करिएगा।